कहानी का शीर्षक है सबक। घर की बहू बिल्लो अपनी बच्ची को गोद में लिए हुए चुपचाप एक कोने में खड़ी हुई थी और उसके ऊपर उसकी ससुराल का पूरा परिवार, उसका पति, उसके सास ससुर और ननद शब्दों के तीखे बाण छोड़ रहे थे। साथ ही साथ उसके मायके से उसके माता पिता को भी बुला लिया गया था। उनकी बेटी बिल्लो की करतूत बताने के लिए सब क्रोध से आग बबूला हो रहे थे और बिल्लो उन सब के सामने अपराधी की भांति सिर झुकाए ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कोई बहुत बड़ी अपराधी हो। आखिर क्या अपराध कर दिया बिल्लो ने? बिल्लो की ननद निशा फूट फूट कर रोते हुए अपने भाई से कह रही थी कि भैया पूछिए तो जरा इस बेशर्म औरत से कि क्यों किया इसने ऐसा। इसने तो मेरा ही घर उजाड़ दिया। भाभी तो माँ समान होती है और इसने मेरे ही पति के साथ, छी छी। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। जानते हो भाई, अब निशांत मुझे तलाक देकर इससे शादी करना चाहते हैं। अरे कल मुही उल्टा करम जली, मुंह से तो कुछ बोलो कि मेरी बेटी के साथ ही विश्वासघात करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मेरी बेटी का पति ही मिला डोरे डालने को। सास का दहाड़ता उच्च स्वर बिल्लो के कान चीरता चला गया, मगर फिर बिल्लो पत्थर की मूरत बनी चुपचाप खड़ी रही कि तभी उसकी माँ ने आगे बढ़कर उसे 2 थप्पड़ मारते हुए कहा, दुष्ट लड़की, तूने तो मेरी कोख को शर्मिंदा कर दिया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। यही संस्कार दिए थे क्या हमने तुम्हें कि तुम यह सब करो? काश कि तू पैदा हुई ही ना होती या मेरे पेट में पड़ते ही कोख उजड़ जाती मेरी। मैं तो सब्र कर लेती यह दिन देखने के पहले, या तो मैं मर जाती या तू मर जाती। यह ऐसे नहीं बोलेगी, इसे सुधारना मुझे आता है। तभी पति मंजीत ने उठकर चिंगाड़ते हुए कहा। तो पति के उठते ही बिल्लो चीख पड़ी, मुझसे दूर रहना दुष्ट आदमी, मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और तुम सच सुनना चाहते हो ना तो सुनो। हाँ, मैं तुमसे तलाक लेकर निशांत के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। हे राम, कैसी बेशर्म औरत हो तुम! अपने किए पर शर्मिंदा होने की बजाय हमें ही आंखें दिखा रही हो। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मेरी बहन का क्या होगा? यह तुम्हारी ननद है, मेरी छोटी बहन है। भाभी का स्थान तो माँ के जैसा होता है और तुम? मंजीत ने गरज कर चिल्लाते हुए कहा, ज्यादा चिल्लाओ मत। और क्यों सोचूं मैं? क्या इस घर के किसी व्यक्ति ने मेरे बारे में कभी सोचा है कि मैं इस घर की बहू हूं? और बहू बेटी के समान होती है, घर की लक्ष्मी होती है, पति की अर्धांगिनी होती है। क्या किसी ने सोचा कि मेरे भी कुछ अधिकार हैं, मेरे भी कुछ अरमान हैं? बहू का अर्थ क्या दिन भर काम करना और रात को अपनी देह पर पति का अत्याचार सहना ही होता है? क्या किसी के प्यार भरे 2 शब्दों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? सब चुप थे। सच ही तो कह रही थी बिल्लो। विवाह के कुछ दिन बाद ही कम दहेज लाने के कारण सास और पति निशांत ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए थे। सबसे अधिक तो उसका जीना हराम ननद निशा ने ही किया था। हर वक्त उसकी जासूसी भरी नजरें बिल्लो पर ही टिकी रहती थी और एक बात में 10 और जोड़कर माँ और भाई से चुगली कर देती। 1 वर्ष पश्चात जब निशा की शादी हुई तो बिल्लो ने कुछ चैन की सांस ली। हालांकि शादी में दहेज का सारा सामान, कीमती साड़ियाँ और जेवर बिल्लो का ही दिया गया। निशा की शादी में बिल्लो ने जब विरोध किया तो सबके सामने निशांत ने उसे थप्पड़ मार दिया। साथ ही सास का जले पर नमक छिड़कता स्वर कानों को चीर रहा था। भाभी के सामान पर तो
ननंद का हक होता ही है। यदि औरत की अधिक जबान चलेगी तो मजबूरी में मर्द का हाथ उठेगा ही। मायके में उसने कहा तो सबने अपना पल्ला यह कहकर झाड़ लिया, अब वही तुम्हारा घर है। अपने घर के हिसाब से तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। दूसरे के घर के मामलों में हम क्या कह सकते हैं। बिल्लो को बेटी होने के बाद तो उसकी समस्याएं और भी बढ़ गई। घर को वारिस जो नहीं दिया, एक खर्चा और बढ़ा दिया हमारे सिर पर। अब इसके साथ इस लड़की का भी बोझ उठाओ। अब तक सब चुपचाप सहन करती आ रही थी बिल्लो, परंतु अब उसके भीतर की माँ तड़पने लगी और वह सोचती कि इस घर में वह अपनी बच्ची को क्या दे पाएगी। न तो अच्छा खाना, न ही अच्छा वातावरण, न ही अच्छी शिक्षा। क्या उसके साथ साथ उसकी नन्ही बेटी को भी वही सब सहना होगा। हर समय का अपमान, तिरस्कार और मानसिक प्रताड़ना। क्या वह अपनी बेटी को केवल एक कुंठित जीवन ही दे पाएगी। कई बार मन किया कि घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाए, परंतु उससे भी क्या फायदा होगा। और जाएगी भी कहाँ। मायके वाले तो पहले ही बेगाने हो चुके हैं। बिल्लो के अंदर एक आग सी जलने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे अपनी नन्ही सी परी के लिए, जिसे अभी से ताने दिए जाने लगे थे। अभी तो यह मासूम कुछ भी नहीं जानती है, लेकिन जब यह बड़ी हो जाएगी और इसके साथ यह दुर्व्यवहार हुआ तो सोचकर कांप जाती बिल्लो। तभी एक बार निशा मायके आई हुई थी। तो रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन होने के कारण मंजीत भी घर पर ही था। ससुर नाश्ता करके अपने किसी मित्र से मिलने चले गए थे। मंजीत और निशा सास के कमरे में बात कर रहे थे। दोपहर के खाने में सब्जी के लिए जब बिल्लो सास से पूछने गई, तब अपना नाम सुनकर बाहर ही खड़ी होकर सुनने लगी। मंजीत अपनी माँ से बोल रहा था, अम्मा, बिल्लो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी। ना तो ज़्यादा पढ़ी लिखी है और ना सबके बीच में ले जाने लायक है। बीए तक की पढ़ाई का आजकल क्या महत्व रह गया है। तुमने ही कहा था कि घर के लिए एक नौकरानी और दहेज दोनों मिल जाएंगे, और अब तो उसने एक लड़की भी पैदा कर दी। मैं उसे अब और नहीं झेल सकता। मैं उसे तलाक दे दूंगा और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लूँगा। तभी निशा बोली, यदि यही था भाई तो बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। मंजीत की माँ ने निशा को डपटते हुए कहा, तुम चुप रहो निशा, बड़ा भाई है वह तुम्हारा, तमीज़ से बात करो। फिर मंजीत से कहा, मंजीत बेटा, तुम जानते हो कि तलाक लेना आसान नहीं है, सालों लग जाते हैं। फिर तलाक के बाद बहुत सारा पैसा भी देना पड़ता है। तो माँ आप ही बताओ कि इससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है। उपाय तो है, लेकिन क्या आप लोग कर पाएंगे। यह निशा का स्वर था। क्या माँ और बेटा के मुंह से एक साथ निकला। घर या बाहर एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है ना। माँ और बेटी दोनों का एक साथ। यह बात कहकर निशा बड़ी ही क्रूर हंसी हंसने लगी। एक साथ दोनों से छुटकारा मिल जाएगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यह सही उपाय है। थोड़े दिन रोना धोना मचाकर हम मंजीत की दूसरी शादी करेंगे तो दोबारा दहेज मिलेगा।
इस चुड़ैल का सारा दहेज तो निशा की ससुराल चला गया है। हमें क्या मिला लड़के की शादी करके? मेरा घर तो खाली का खाली ही रह गया। मेरे मंजीत की दूसरी शादी होगी तो बहुत सारा दहेज मिलेगा। बिल्लो की सास का प्रसन्नता भरा स्वर सुनाई दिया। तो ठीक है माँ, हम यही करेंगे, लेकिन कोई भी एक्सीडेंट घर के अंदर ही करना होगा। बाहर का खतरा उठाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को गोद में लिए हुए छत से भी तो कोई गिर सकता है। रसोई में आग लगना तो एक साधारण सी घटना है, कहकर मंजीत भी राक्षसों की तरह हंसने लगा। निशा ने कहा, तो ठीक है भाई, आज तो शाम को मैं निशांत के साथ वापस चली जाऊंगी, लेकिन दोबारा जब कुछ दिनों के लिए आऊंगी तो तब ही यह शुभ काम करेंगे। भाभी अपनी बेटी को लेकर छत पर तो जाती ही है। यह कहकर तीनों हंस पड़े। तीनों की यह साजिश भरी बातें सुनकर बिल्लो का दिल जैसे बैठ सा गया। इतने गिरे हुए और नीच लोग हैं ये सब। किससे कहे, किससे सहायता ले? बिल्लो की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके पास मोबाइल भी नहीं है, कोई प्रमाण भी नहीं है उसके पास। बिल्लो के मन में उन तीनों के प्रति हिंसा की आग जल उठी। उसने मन ही मन निर्णय किया, मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मन तो किया कि खुद अपने हाथों खाने में जहर मिलाकर पूरे परिवार को दे दे, लेकिन वह इतनी नीचता नहीं कर सकती थी। उसे इस बात की तसल्ली भी हुई कि जब तक निशा दोबारा मायके नहीं आएगी तब तक वह और उसकी बेटी सुरक्षित है। 2 दिन बाद ही उसे अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाने के लिए सरकारी अस्पताल जाना था। घर से तो कभी कोई जाता नहीं है। उसने निश्चय कर लिया कि उसे क्या करना है। अस्पताल जाने के पहले उसने अपने नंदोई निशांत को फ़ोन किया। उसे पता था कि इस समय यदि उसकी कोई सहायता कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ निशांत ही है। निशांत ने कई बार सबके सामने उसका पक्ष लिया है। निशांत ऑफिस में था। निशांत को कुछ समझ में नहीं आया कि बिल्लो उसे फ़ोन क्यों कर रही है। क्या बात है? क्या बात है भाभी? मैं ऑफिस में हूँ, शाम को निशा के साथ घर पर आ जाऊँगा। निशांत जी, मेरा आपसे अभी मिलना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए कि मेरे जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं इस समय सरकारी अस्पताल जा रही हूँ, आप वहीं पर आ जाओ। निशांत समझ गया कि कोई बहुत गंभीर बात है, वरना तो बिल्लो ने तो कभी सबके सामने उससे बात भी नहीं की थी। इसलिए उसने आने में ज़रा भी देर नहीं की, क्योंकि अपने ससुराल वालों की फितरत से अब तक वह भी भली भांति परिचित हो चुका था। विवाह के 1 वर्ष में ही निशा की हरकतों के कारण उसका पूरा परिवार उससे दूर हो चुका था। बिल्लो ने रोते हुए जब निशांत को पूरी बात बताई तो वह अवाक रह गया। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसने बिल्लो और नन्ही बच्ची के सिर पर हाथ रख दिया और कहा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो। फिर उसने बिल्लो को कुछ समझाकर घर भेज दिया। इधर कुछ दिनों से निशा देख रही थी कि निशांत ने उसकी उपेक्षा शुरू कर दी है। उसने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया। ऑफिस में जाकर चुपचाप अपने कमरे में बंद रहता है। उसने अब निशा से बोलना और उसके हाथ का बनाया भोजन भी खाना बंद कर दिया।
जब कुछ खाना पीना होता तो कमरे से निकलकर खुद बनाकर खा लेता। पहले तो निशा ने सोचा कि निशांत किसी बात से नाराज है, लेकिन वह जानती थी कि जब वह उससे बात नहीं करेगी तो निशांत स्वयं ही उसके सामने आकर झुकेगा। परंतु 1 सप्ताह हो चुका था और निशांत का व्यवहार जैसा का तैसा ही था। अब निशा का धैर्य जवाब दे गया और उसने निशांत से स्पष्ट कारण पूछा। निशांत, यह बताओ, तुम्हारा यह नाटक कब तक चलेगा और तुम्हारे इस नाटक का असली कारण क्या है? कौन सा नाटक निशा? यही जो तुम कर रहे हो, मुझसे बात ना करना, मेरा बनाया हुआ खाना न खाना, आदि आदि। निशा, यह नाटक नहीं है। मैं किसी को प्यार करने लगा हूँ और जीवन उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। मुझसे अब तुम्हारा साथ सहन नहीं हो रहा है। मैं अब तुमसे तलाक चाहता हूँ। तलाक? निशा चौंकते हुए बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? और कौन है वह कुल्टा? क्या मैं उस कुल्टा का नाम जान सकती हूँ? क्यों नहीं? तुम्हें उसका नाम जानने का पूरा हक है। उस लड़की का नाम बिल्लो है, जो तुम्हारी भाभी है। तुम पागल हो गए हो क्या? वह मेरी भाभी है, मेरे भाई की पत्नी। तो क्या फर्क पड़ता है, वह कोई भी हो। तुम लोग तो वैसे ही उससे संतुष्ट नहीं रहते हो। तुम लोगों के लिए तो वह बेकार है। तुम्हें तलाक देकर मैं उससे शादी कर लूँगा। बिल्लो भी मंजीत को तलाक दे देगी। पत्नी के साथ साथ मुझे एक बेटी भी मिल जाएगी। इसी का परिणाम था कि इस समय निशा मायके आई हुई थी और मंजीत ने बिल्लो के मायके वालों को भी बुला लिया था। कुछ देर बाद निशांत भी आ गया और निशांत ने सबके सामने पूरी बात बताई कि किस तरह से वे सब बिल्लो और उसकी बच्ची को जान से मारने की योजना बना रहे थे। साथ ही उसने सबको यह भी बताया कि वह बिल्लो को सदा से ही अपनी छोटी बहन मानते आए हैं और निशा अपने भाई के साथ में मेरी बहन को मारने की साजिश रच रही थी। इसलिए आज से निशा अपने मायके में ही रहेगी और शीघ्र ही मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। निशांत ने फिर कहा, मैं बिल्लो और इसकी बच्ची को लेकर अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि इस घर में मेरी बहन और भांजी सुरक्षित नहीं है। निशांत के मुख से यह सब बातें सुनकर उन तीनों के सिर शर्म से झुके हुए थे। पासा पलट चुका था। उन तीनों ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए निशांत को आश्वासन दिया कि अब इस घर में बिल्लो या उसकी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होगी। निशांत ने सबके सामने स्पष्ट कह दिया कि बिल्लो के प्रति किए गए हर दुर्व्यवहार का बदला वह निशा से लेगा। इसलिए यदि वह लोग चाहते हैं कि निशा खुश रहे तो उन्हें बिल्लो को खुश रखना ही होगा। यदि मंजीत बिल्लो को तलाक देने के संबंध में सोचेगा तो उसे निशा और निशांत के तलाक के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। यदि बिल्लो को जरा भी शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाया गया तो उसका दंड निशा को भुगतना होगा। निशा की माँ, भाई और पापा निशांत की धमकी से कांप गए। निशांत ने फिर कहा, मंजीत, तुम्हें और सासू माँ को यह सब मुझे लिखकर देना होगा, वरना अपनी बेटी को अपने घर में रखो। मुझे ऐसी नीच मानसिकता वाली पत्नी और रिश्तेदारों की
ज़रूरत नहीं है। किसी के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर मंजीत और उसकी माँ को लिखकर देना पड़ा, वरना उसकी बहन का जीवन बर्बाद हो जाता। बिल्लो के मायके वाले तो कुछ बोल ही नहीं पाए। निशांत ने उन्हें हिकारत से देखते हुए कहा, मुझे तो आप लोगों से भी घिन आ रही है। क्या सचमुच आप बिल्लो के माता पिता हैं? बिल्लो आपकी ही बेटी है। क्या बिल्लो के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के लिए आप सब भी दोषी नहीं हैं? कोई भी सिर उठाकर निशांत का सामना करने लायक नहीं था, क्योंकि मानसिकता तो सबकी वही थी कि ससुराल में बेटी को चाहे जितने भी दुख मिले, परंतु अंत में अर्थी तो ससुराल से ही निकलनी चाहिए, वरना तो बदनामी होती है। भले ही बेटी को इसके लिए पल पल मरना पड़े। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।